तो यार आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। देखो कंपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में गिवन हो तो उसे हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो मान लेते हैं हमें क्या करना है, हमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए। तो पहले ये मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए है दैट इज गिवन टू बी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड जे कैप, और जो दूसरा वेक्टर है वो कुछ ऐसा गिवन है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर गिवन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, अगर आपको याद हो तो जब वेक्टर के मैग्नीट्यूड गिवन होते थे, एंगल गिवन होता था, तो जो अपना फॉर्मूला था दैट वाज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। वहां पे हमें मैग्नीट्यूड पता होते थे और एंगल पता होता था। यहाँ हमें कंपोनेंट फॉर्म में पूरा का पूरा वेक्टर ही पता है। ठीक है, इस केस में जो अपना आंसर आएगा आप करोगे क्या, आप कहोगे सर ए की वैल्यू रखते हैं, तो सर ए एक्स पूरा वैल्यू रखो, आई क्या ए वाई जी का ए जेड के का क्रॉस लेना है, बी एक्स आई के बी वाई जी के बी जेड के कैप। अब सोचिए, देखो अगर मैं इसको ओपन करूं तो एक बार इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका, इन तीनों के साथ, मतलब टोटल 9 टर्म्स बनेंगे। टोटल 9 टर्म्स बनेंगे। और वो टर्म कैसे बनेंगे वो मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर मैं एकदम कंप्लीट इसको सॉल्व करूंगा ना, लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ ऐसा आता है। ए वाई बी जेड, आप सॉल्व करके देखना, आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, आई जे के बन जाएगा। वो सब जब वैल्यू रख के जब आप चेक करोगे ना तो यही टर्म्स बनेंगे। तीसरा टर्म कुछ ऐसा बन जाएगा। इस टाइप से टोटल रिड्यूस होके इतने टर्म्स बनेंगे। ठीक है, अब यार इतना हम क्या इस फॉर्मूले को याद करेंगे क्या, क्या इस फॉर्मूले को हम पूरा याद रखेंगे क्या? इसे कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारे पास तरीका है, हमारे पास सेम ही चीज़ को लिखने का एक तरीका है, एक आसान तरीका है जो इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बस ऐसे समझो कि एक नोटेशन है। ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। जरा मैं लिखता हूँ। हम बोलते हैं कि आप एक काम करो, आपको ए क्रॉस बी बताना था। आप तो एक काम करो, दो लाइनें ऐसे ड्रॉ करो। हम बॉक्स जैसा कुछ बना रहे हैं। पहली लाइन में आई कैप जे कैप के कैप लिखो। और आई कैप जे कैप के कैप लिखने के बाद ये जो पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स थे सारे अपने, कौन कौन से कंपोनेंट्स थे, ए एक्स ए वाई ए जेड, इनको सजाओ। तो क्या लिखोगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद जो दूसरा वेक्टर है इसके सारे कंपोनेंट्स तीसरी लाइन में, तो क्या लिखेंगे, बी एक्स बी वाई। बस एक नोटेशन है, घबराना नहीं। ठीक है, ये एक नोटेशन है। हमने क्या किया बेसिकली,
ए वेक्टर बी अगर करना है तो आई जे के पहले तो लिख लेंगे, ये हर एक बार करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। दो लाइनें ड्रॉ करेंगे और आई कैप जे कैप के कैप थोड़ा सा डिफरेंस मतलब थोड़ा सा गैप देके ऐसे बना लेंगे। उसके बाद ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन में दूसरी लाइन जहाँ शुरू होगा पहले वेक्टर के सारे कंपोनेंट यहाँ लिख दूंगा और दूसरे वेक्टर के सारे कंपोनेंट यहाँ लिख दूंगा। अगर बी क्रॉस ए पूछा होता तो बी पहले होता, ए बाद में होता, तो बी के सारे कंपोनेंट इधर होते, ए के सारे कंपोनेंट इधर होते। खैर, अब अगर आपने एक बार ऐसा लिख लिया, इसी का जो सोल्यूशन है ना, एक्चुअली ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसी को लिखने का एक तरीका है, इस पूरे को लिखने का ये तरीका है। तो हम इसको समझेंगे कैसे, देखो तरीका ये कहता है कि आप तो भाई काम करो, पहले इसको पकड़ो, पहले इसको पकड़ो और इसको और इसको ढक लो। ढकने का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि ये है ही नहीं, तो हमने क्या किया, देखो अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इसको जब ओपन करेंगे तो क्या बनेगा। देखो हम कहेंगे पहले आई कैप पकड़ा और आई कैप पकड़ने के बाद आई कैप के सामने और इस लाइन में जो भी था उसको ढक लिया। उसके बाद इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और बीच में लगा देना है माइनस साइन। तो हम क्या कहेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखो इसको पकड़ा, इसको इसको ढक लिया, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और बीच में सब्ट्रैक्शन साइन। ध्यान दें शुरुआत यहीं से करेंगे। तो हमने क्या कहा, ए जेड बी वाई, सॉरी ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बात वही है। अब हमें इसी तरीके से दूसरा टर्म पकड़ना है। अब हमें इसको पकड़ना है। अगर इसको पकड़ूंगा तो इसके नीचे वाली लाइन और इसके साथ वाली लाइन को ढक लूंगा, तो मेरे लिए ये और ये बचे रह जाएंगे। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको मैंने ढक लिया है। अच्छा, रूल ये कहता है कि एक माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा। जब आपने बीच वाले टर्म को पकड़ा तो एक माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है, भाई इसको ढक दिया, इसको ढक दिया, तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो क्या बनेगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तीसरा टर्म क्या बनेगा, तीसरे में कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब मैं इसको पकड़ूंगा और ये लाइन ढक दूंगा। ढकने का मतलब ऐसे समझ लो कि ये है ही नहीं, तो किनका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और बीच में नेगेटिव का साइन। तो हम बोलेंगे देखो, इसको ढका मतलब इसको पकड़ा, ये ढक दिए, ए एक्स बी वाई क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। कुछ इस तरीके से हम इसको ओपन कर देंगे। एक क्वेश्चन करते हैं तो बात तुरंत ही क्लियर हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। तो हमें बस इनको ओपन करने आना चाहिए। ये जो लिखा है ना फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं अगर मैंने आपसे अगर मैंने आपसे बी क्रॉस ए पूछा होता, तो बी क्रॉस ए में आप कहते सर अगर ए क्रॉस बी आपने निकाल दिया है तो बी क्रॉस ए निकालने में क्या जाता है, बी क्रॉस ए हम निकाल लेंगे। अगर आपको याद हो अगर आपको याद हो तो बी क्रॉस ए माइनस का ए क्रॉस बी हुआ करता था, याद है क्या। तो अगर ए क्रॉस बी पता है तो माइनस लगा दोगे तो बी क्रॉस ए आ जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन इस वाले तरीके से इस वाले तरीके से अगर
इस वाले तरीके से अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूँगा, मुझे अभी जस्ट अरेंज करना है, जस्ट सजा के रखना है, तो मैं क्या कहूँगा, देखो दो लाइन ड्रॉ करनी है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहली लाइन आई के, जे के, दूसरी लाइन में ये आ जाएगा, तो बी एक्स, बी वाई, बी जेड, और तीसरी लाइन में ये आ जाएगा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। ध्यान रहे, ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखना है, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो जो ऊपर है उसको पहले, जो नीचे है उसको बाद में। तो कुछ इस तरीके से अगर बी क्रॉस ए निकालना होता तो हम निकाल सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें कोई भी बड़ी बात। एक एग्जांपल करते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, देखो जैसे मान लो कि वेक्टर ए इज, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है जो कि गिवन है 4 2 1, ऐसा गिवन है, 4 आई कैप -2 जी जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी गिवन है 2 आई कैप +3 जे कैप +2 के कैप। बोला है कि फाइंड करो ए क्रॉस बी, फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करनी है, पहला ए क्रॉस बी, दूसरा बी क्रॉस ए। दो क्वेश्चन है इसमें, तो देखो कैसे करेंगे। जब भी हमें ए क्रॉस बी पता करना होगा, हम इस नोटेशन को जरूर ध्यान में रखेंगे, इस नोटेशन को जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड, डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। एक्चुअली आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट करके एक चैप्टर पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स में, वहाँ से ये बात पता चलेगी आपको ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो अभी तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाते हैं, हमारा यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। ए क्रॉस भी हमसे पूछा गया, पहला है ए क्रॉस, जैसे ए क्रॉस बी पूछा तुरंत दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला टास्क आई कैप, जे कैप, के कैप से सजा लिया ऑर्डर में। अब क्योंकि पहले ए है तो ए के सारे कंपोनेंट्स पहले लिखो, पहला कंपोनेंट 4, दूसरा -2, तीसरा 1, तो लिखेंगे देखो 4 -2 1, तीन कंपोनेंट हो गए। बी के तीनों कंपोनेंट रखेंगे, एक दो ये तीन ऑर्डर में ऐसे ही, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका हमें पता है, सॉल्व करने का तरीका क्या पता है कि भाई पहले इसको पकड़ना है और ये दोनों ढक देना है, इसका मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने कहा देखो आई कैप पकड़ा, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इनका, तो 2 2 ज़ार 4 और माइनस का 4। तो एक बार काम करता हूँ मैं, थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ, तो मैं ऐसे लिखता हूँ -2 × 2 माइनस 1 × 3, ठीक है, माइनस जे कैप। अब दूसरे वाले को पकड़ा, दूसरे वाले को पकड़ा, इस वाले को, तो ये और ये ढक देंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा,
ठीक है, 4 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो मैं बोलूँगा 4 का 2 के साथ। हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ा तो ये ढक दिया, 4 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ, तो ये बन जाएगा, ये दूसरा टर्म बना, प्लस तीसरा टर्म। अब तीसरे टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे तो ये ढकेंगे और ये ढकेंगे। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन इसका होगा और इसका होगा एक नेगेटिव साइन के साथ, तो क्या बन जाएगा, 4 × 3 माइनस, देखो इसको ढका तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो हम लिखेंगे -2 × 2। बस अब तो बचा है कि अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। आई कैप, जरा बताओ पहले वाले टर्म से क्या है, -4 -3, तो कितना आ गया, -7 माइनस जे कैप। दूसरा टर्म देखो, ये तो ऐसे ही, 4 2 जार 8, 8 - 2, तो कितना बनेगा, 6 प्लस के कैप। अब ये वाला देखो, के कैप लिख लिया, अब ये 12 और माइनस माइनस प्लस, और ये 4, तो 12 और 4 कितना बन जाएगा, 16। तो जो अपना आंसर आया दैट इज, इस तरीके से अपना आंसर आ गया A×B। ये क्या निकल के, A×B। अब यहाँ पर मान लो B×A पूछा होता, अगर आपसे B×A पूछा होता, सेकेंड वाला, ये तो A था। देखो B×A निकालने का तरीका है, अगर B×A चाहिए तो आप तो सिंपली माइनस का A×B कर दो, आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ 7i कैप 6j कैप प्लस 16k कैप, तो अपना आंसर तो यहाँ से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7i कैप प्लस 6j कैप, एक आंसर तो यहीं से आ गया, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से, जैसे जैसे इसको निकाला था ना, सेम फॉर्मूला यूज करके अगर हम B×A निकालना चाहें तो कैसे आएगा, आ जाएगा, देखो कैसे, हम फॉर्मूले चलते हैं। अगर हमें B×A चाहिए तो सबसे पहले हमें दो लाइनें बना लेनी है, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप। अब बी के कंपोनेंट्स रखो, बी के कंपोनेंट रखो 2 3 2, तो पहले लाइन में क्या आ जाएगा, 2 3 2 2 3 2, और दूसरे कंपोनेंट क्या कहते हैं, 4 4 -2 1, तो 4 -2 1। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे कैसे, पहला पकड़ा, इसको पकड़ा, ये ढक लिया, इनका इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो मैं सीधे लिखता हूँ, मैं सीधे लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो 3 × 3 माइनस -4 हो जाएगा, -4 कैसे हुआ, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, -4 और एक माइनस हमने लगाना पड़ता है, माइनस जे कैप। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, ये दोनों ढक दिए, इनका इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 और 8, तो कितना बन जाएगा, 2 - 8 प्लस थर्ड टर्म, तीसरा टर्म अगर हम देखें तो इसको पकड़ा, ये और ये ढक दिया, तो ये 2 2 जार 4, लेकिन माइनस का और -12, तो क्या हो जाएगा, ये -4 -12। तो ध्यान से देखा जाए तो ये 4 3 7i कैप, ये कितना बना, 7i कैप, ये -6 और एक माइनस है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6j कैप, और यहाँ से टोटल आया 12 और 4 16,
अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आंसर है और ये जो आंसर है क्या सेम ही आए? बिल्कुल आना ही पड़ेगा। तो आंसर सेम आ जाएगा। इसमें से कुछ खास नहीं है, ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं देते हैं, आंसर अपना इस तरीके से निकल के आ जाता है। जरा सोचो कि अगर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, क्वेश्चन का एक पॉइंट जैसे मानो इसको कि अ यूनिट वेक्टर, देखो अ यूनिट वेक्टर अ यूनिट वेक्टर which is which is perpendicular to which is perpendicular to both a unit vector which is perpendicular to both given vectors vector a and vector b is given by। अगर आप एक ऐसा यूनिट वेक्टर पता करना चाहते हो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो तो क्या ऐसे नहीं निकाला जा सकता? एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई, आप बोलोगे सर ये कहाँ से है, ये कहाँ से है? याद करो, याद करो जरा। जब भी मैं बोलता था कि भाई ए कैप निकालो तो आप कहते थे सर वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, ऐसा बोलते थे ना। तो बताओ, हमें पता है कि जो एन कैप है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन होता है बेसिकली ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एन कैप होता है, और एन कैप ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है। तो वहीं से ये बात ली गई है कि अगर अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी अगर निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये बात थोड़ी और क्लियर हो जाए। ये कौन सा एग्जाम्पल था? एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे मान लो कि अगर कहीं पर गिवन है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई रूट थ्री, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे करो? देखो, बस हमें ओपन करना है, हमें क्या करना है, जस्ट ओपन कर देना है। जरा बताओ, क्या मॉड ऑफ, अच्छा एक चीज यहाँ पे मॉड दिया है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई रूट थ्री। तो हमें पता है कि भाई साहब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता था ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। ये दोनों ही वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो तो क्या मिलेगा आपको? आपको पता चलेगा कि जो ए बी साइन थीटा है दैट इज ए बी कॉस थीटा डिवाइड बाई, तो यहाँ से ए बी और ए बी तो कैंसल आउट, तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई, अगर tan थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री तो थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री।
एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है कि इफ ए बराबर 2, बी बराबर 4, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी खुद ही दे रखा है 4, पूछा है देन ए डॉट बी बराबर पूछा है। जरा याद करो कि ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा हुआ करता था। ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा हुआ करता था। अगर हमें थीटा पता चल जाए तो ए डॉट बी पता किया जा सकता है। उसके लिए हम इसको इसको यूज करेंगे। हमें पता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना गिवन है 4, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा और इसको 4 दिया है। ए की वैल्यू रखो 2, 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो मुझे पता चला कि जो साइन थीटा है 4 से 4 कट गया 1/2। इसका मतलब थीटा कितना आया होगा, थीटा कितना आया 30 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा बराबर 30 डिग्री। अगर थीटा आ गया, अगर थीटा आ गया तो फिर ए डॉट बी में क्या समस्या है भाई। ए डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा। ए कितना है 2, बी कितना है 4 कॉस ऑफ 30। तो 4 2 ज़र 8 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 4 तो ए डॉट बी कितना आ गया 4√3। हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा क्यों, इसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स में बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। एक दो हम लोग लिख लेते हैं। देखो, एक टर्म है टॉर्क, आगे पढ़ोगे। एक टर्म है टॉर्क जिसको हम टाउ वेक्टर से दिखाते हैं, और टाउ जो डिफाइन होता है ना वो होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ठीक है, जहां आर वेक्टर का मतलब था पोजीशन वेक्टर और एफ वेक्टर था फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम एक और टर्म है फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करते हैं। और जो एल वेक्टर होता है ये कुछ ऐसे डिफाइन होता है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो जहां आर वेक्टर क्या है वही पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर क्या है और पी वेक्टर क्या है मोमेंटम। इनिशियली आप लोग ये सब नहीं पढ़ के रखते हो, बाद में जैसे जैसे आते जाते हैं फिजिक्स में जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें इन चीज़ों के बारे में भी आइडिया लगता है। तो अगर आपको ये वाली बात नहीं समझ में आ रही तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। जब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बाद न्यूटन एनएलएम में लास्ट में ये आ जाता है, सॉरी सॉरी एनएलएम में तो नहीं, ये आएगा आपको रोटेशनल मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे आता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि क्रॉस प्रोडक्ट से ही डिफाइन की जाती हैं। उन सब के बारे में आपको आइडिया तब मिलता है जब आप सर्कुलर मोशन या उसके बाद का चैप्टर पढ़ते हो, तब क्रॉस प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज आपको समझ आता है। तो यहाँ जाके अपना
पूरा वेक्टर कंप्लीट होता है। बाकी कोई डाउट होगा तो हम लोग आप पूछ सकते हो, बहुत सारे मीडियम से पूछने के, कमेंट करके या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है।